यूपी बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने दिल्ली में जेपी नड्डा से मुलाकात की। लखनऊ में योगी ने 16 आईपीएस अधिकारियों के तबादले पर साइन किए और एनडीए का पार्ट अपना दल ने बागी नेता को नोटिस थमा दिया। कहने के लिए ये अलग अलग बातें हैं, मगर असल में इनका आपस में कनेक्शन है और कॉमन फैक्टर जुड़ता है 24 के लोकसभा चुनाव से। यूपी में बीजेपी की हार का विलेन कौन है, कौन खलनायक है और कौन जयचंद, इस पर बीजेपी में मंथन और चिंतन का लंबा दौर चला और फिर नतीजों के 18 दिन बाद एक फाइनल रिपोर्ट बनाई गई है, जिसमें सामने आया है कि यूपी में 33 सीटों पर सिमटने वाली बीजेपी की हार के कारण क्या हैं। साध्वी निरंजन ज्योति का दावा है कि फतेहपुर में उनकी हार भितरघात की वजह से हुई। आर.के. पटेल कैमरे पर खुलेआम कह रहे हैं कि बांदा में वो हारे नहीं बल्कि हराया गया है। और रविंद्र कुशवाहा सलेमपुर में अपनी हार का गुस्सा बीजेपी से जुड़े नेताओं पर निकाल रहे हैं। ये तो महज कुछ एक नाम है। लोकसभा चुनाव हारने वाले बीजेपी के ऐसे नेताओं की लिस्ट बहुत लंबी है जो कैमरे पर वही बातें कह रहे हैं जो कि पार्टी फोरम में बता चुके हैं, और योगी आदित्यनाथ एंड टीम भी लगभग उसी नतीजे पर पहुंची है। ये भीतरघात नहीं था, ये सीधे मुझको हराने का षड्यंत्र था। संजय यादव और विजयलक्ष्मी गौतम का, ये दोनों पहले से ही मिले हुए थे और मिल करके ये सब षड्यंत्र करके और मुझको हराने में भूमिका थोड़ी सी किया है, लेकिन कार्यकर्ता हमारे साथ मजबूती के साथ खड़ा था। ये तो सही बात है कि भारतीय जनता पार्टी का कोई कैंडिडेट अगर चुनाव हारता है तो ये मोदी जी की भी हार है, योगी जी की हार है। उनको कमजोर करने के लिए ये साजिश रची गई। हराने वाले ऐसे अपने लोग थे जो भाजपा से ही तमाम लोगों ने अपना विधायक बने, भाजपा से सांसद बने, भाजपा से ही मलाई खाए, भाजपा से ही पहचान बनी जिनकी, ऐसे लोगों ने खुलकर के भारतीय जनता पार्टी का विरोध किया है। तो वही मैंने कहा कि गैरों में कहाँ दम था, अपनों में हमें लूटा, मेरी कश्ती वहाँ डूबी जहाँ पानी कम था। मुझे लग रहा है कि मुझे 19 से ज़्यादा मिला है। जो परिस्थिति फतेहपुर की बनी हुई थी उससे ज़्यादा मुझे परिणाम मिला है, इतना कह सकती हूँ, क्योंकि मुझे 15 दिन पहले से लग रहा था कि कुछ गड़बड़ जरूर है, लेकिन जो हमारा ज़मीनी कार्यकर्ता था वो तन मन से लगा रहा है। जिन लोगों ने मोदी जी के इस मुहिम में रोड़े अटकाए हैं उनको जरूर चिन्हित करके ऊपर बात करेंगे। जब शनिवार को योगी आदित्यनाथ लखनऊ में बैठकर धड़ाधड़ फैसले ले रहे थे, ठीक उसी दिन दिल्ली में जेपी नड्डा और भूपेंद्र चौधरी मुलाकात कर रहे थे। इस बैठक में भूपेंद्र चौधरी ने खराब परफॉर्मेंस की जिम्मेदारी लेते हुए फीडबैक दिया और यूपी में बीजेपी की हार के कई कारण गिनाए। सूत्र के मुताबिक इसमें पहली वजह अफसरों की मनमानी को बताया गया, मतदाता सूची में गड़बड़ी को हार के दूसरे कारण में रखा गया, बीजेपी में अपनों के भितरघात को तीसरी वजह बताया गया, कैंडिडेट से पब्लिक की नाराजगी भी चौथा फैक्टर बताया गया, आरक्षण और संविधान बदलने वाला विपक्ष का झूठा नैरेटिव भी बीजेपी की रिपोर्ट में शामिल किया गया। मोदी और योगी की बदौलत चुनाव जीत लेंगे, प्रत्याशियों की ये सोच भी हार के कारण बन गई। संगठन, विधायक और प्रत्याशियों में तालमेल की कमी को 7वां पॉइंट बताया गया। सूत्रों के मुताबिक इस मीटिंग में फैजाबाद में हुई बीजेपी की हार की चर्चा सबसे अधिक हुई। क्या कम मुआवजा मिलने का जो मुद्दा था वो भारी पड़ गया। इसके साथ ही कास्ट इक्वेशन क्या पार्टी के खिलाफ चला गया। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वाराणसी में जिस तरीके से जीत का अंतर जो कम हुआ, उसे लेकर भी लखनऊ की रिपोर्ट और दिल्ली की ब्रीफिंग में ये सभी मुद्दे छाए रहे। 35 मिनट की इस मुलाकात में योगी आदित्यनाथ के विचार थे, संगठन की सोच का सार था और कैंडिडेट की मिलीजुली राय थी। सूत्रों के मुताबिक रिपोर्ट लगभग तैयार हो गई है, जल्द ही उसे दिल्ली में पेश किया जाएगा। फिलहाल यह ब्रीफ किया गया कि रिपोर्ट का लब्बो लुबा क्या है। एक मैसेज यहाँ पे चला गया लोगों में कि अगर 400 पार होगा तो संविधान बदल देंगे। इसका एक कम्युनिटी में, कुछ कम्युनिटीज में इसका काफी असर गया और लोगों ने इस डर से जो है भाजपा के खिलाफ वोटिंग की। कुछ जातीय समीकरण ऐसे रहे कि विपक्षी दल द्वारा भाजपा के विपक्ष में एक ऐसा कैंडिडेट उतारा गया कि जिसके कुछ जातीय समीकरण ऐसे सेट हो गए कि जिसके कारण उसके वोट जो है भारी पड़ गए। यूपी में 62 से 33 सीटों तक बीजेपी का पहुंचना इसलिए भी खलबली मचाने वाला है क्योंकि नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ के तौर पर दो पॉपुलर और दमदार नेताओं ने मोर्चा संभाल रखा था, लेकिन नतीजे मन मुताबिक नहीं आए तो फिर योगी ने साफ साफ निर्देश दिया
कि हार के कारणों में वही लिखा जाएगा जो जमीन पर दिखा है। इसके लिए मंडल लेवल पर डिटेल मांगी गई, प्रत्याशियों को बुलाकर हार की वजह पूछी गई और 80 लोगों की टीम का गठन किया गया। तीनों तरह की रिपोर्ट फिलहाल यूपी बीजेपी के पास पहुंच गई है। योगी आदित्यनाथ भी इन रिपोर्ट्स को अच्छी तरह से देख चुके हैं। सूत्रों के मुताबिक कुछ कॉमन फैक्टर इस रिपोर्ट में पाए गए हैं और ये इस बात का इशारा करते हैं कि जितना जोर मोदी ने लगाया, जितनी मेहनत योगी ने की, अगर कैंडिडेट और स्थानीय नेताओं ने की होती तो बीजेपी का 10 साल बाद यूपी में इतना खराब प्रदर्शन नहीं रहता। मंडल लेवल की टीम ने इससे पहले एक रिपोर्ट यूपी बीजेपी को सौंपी थी, जिसमें सामने आया कि 2 बार के सिटिंग सांसदों को लेकर पब्लिक में नाराजगी थी, जो कि उन्हें भारी पड़ गई। करीब 3 दर्जन प्रत्याशियों के टिकट काटे जाने की वकालत हुई थी, मगर ऐसा ना होने पर वहां हार झेलनी पड़ी। कुछ ऐसे कैंडिडेट थे जो इलेक्शन से पहले ही खुद को जीता हुआ मान रहे थे। यह अति आत्मविश्वास भी उन्हें ले डूबा। मंडल लेवल की रिपोर्ट में विपक्ष के नैरेटिव का भी जिक्र था, मगर सबसे ज्यादा जोर अपनों से बतरघात पर था। उदाहरण के तौर पे संजीव बालियान और संगीत सोम का विवाद हर किसी के सामने है। मुजफ्फरनगर से चुनाव लड़ चुके संजीव बालियान ने यहां तक कहा था कि अगर संगीत सोम ने दगाबाजी नहीं की होती तो शायद उनकी हार नहीं होती। तो सलेमपुर के रविंद्र कुशवाहा ने विधायक विजय लक्ष्मी गौतम के ऊपर भीतरघात का आरोप बाकायदे कैमरे पर लगाया था। रविंद्र कुशवाहा ने यहां तक कहा कि अगर बलिया के जिलाध्यक्ष संजय यादव ने बाकायदे उनके खिलाफ कैंपेन तक चलाया। हाँ, मैं उम्मीद करता हूँ कि कार्रवाई होनी चाहिए थी और आगे भी उम्मीद रखूंगा अपनी पार्टी से कि जो बिल्कुल खुले तौर पर जिन्होंने समाजवादी पार्टी का चुनाव लड़ा है और यहाँ बड़ी पोजीशन लिए हुए हैं और सरकारी सुविधाएं भी ले रहे हैं, तो कृपया करके पार्टी, मेरा निवेदन रहेगा, पार्टी इस पर शायद ध्यान देगी। मैं संजीव बालियान जी का भी सम्मान करता हूँ। उन्होंने ऐसा अगर बोला है कि मेरी वजह से हारे, तो मेरी समझ में नहीं आता ऐसा क्यों बोला है, क्योंकि मेरी जिम्मेदारी मेरे पार्टी संगठन ने, मेरे पार्टी नेतृत्व ने और खुद संजीव बालियान जी ने केवल सरधना तक मुझे सीमित किया था और सरधना पार्टी नहीं हारी है, बराबर रही है। वो जहां हारे समीक्षा वहां कर। बीजेपी की रिपोर्ट लगभग फाइनल हो चुकी है, मगर उसे दिल्ली डिस्पैच किए जाने से पहले योगी आदित्यनाथ ऐसे लोगों से मुलाकात कर चुके हैं जिन्हें हार का जिम्मेदार बताया जा रहा है। सीएम ऑफिस की तरफ से जानकारी दी गई है कि मुलाकातें औपचारिक हैं, लेकिन अंदर खाने खबर है कि विधायकों से लेकर जिला लेवल के कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर योगी ने मैसेज दिया है कि 24 के चुनाव में जो हुआ वो आगे नहीं चलेगा। जेपी नड्डा इसी महीने जून के अंत तक भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद पर बने रहेंगे। इसके बाद में नए अध्यक्ष के लिए चुनाव होगा, क्योंकि जेपी नड्डा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कैबिनेट का हिस्सा बन चुके हैं और यही वजह है कि ये माना जा रहा है कि इसी 30 जून के अंदर उत्तर प्रदेश की जो रिपोर्ट है वो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को सौंप दी जाएगी और उसके बाद में उत्तर प्रदेश में पार्टी के संगठन में बड़े बदलाव हो सकते हैं। इसकी शुरुआत योगी आदित्यनाथ की तरफ से कर दी गई है। 16 आईपीएस अधिकारियों की रातों रात ट्रांसफर कर दिए गए। लखनऊ और प्रयागराज के कमिश्नर भी बदल दिए गए। अब बदलाव की बारी योगी मंत्रिमंडल की है। कयास लगाए जा रहे हैं कि कई मंत्री हटाए जा सकते हैं, कईयों का विभाग बदला जा सकता है और फिर यूपी बीजेपी का चेहरा और चाल भी बदली हुई नजर आ सकती है। ये बात सही है कि हर कार्यकर्ता की ये रहती है कि हमारी धमक दिखने चाहिए प्रशासन पे, उसमें थोड़ा कहीं ना कहीं कमी जो हमारे कार्यकर्ताओं के द्वारा रिपोर्ट दी गई उसमें कहीं ना कहीं थोड़ी है इसका भी असर। थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंस रहा कि हम 400 लेके आ रहे, तो हमें भी लगा कि हम भी 4 लाख से जीत रहे, तो वो थोड़ा कहीं ना कहीं चुनाव में हल्का सा मिसमैनेजमेंट हुआ कि हम लोग जमीन पर ठीक से नीचे नहीं गए। माननीय प्रधानमंत्री जी ने हर दिशा में सकारात्मक कदम उठाने का काम किया, लेकिन हुआ है, नैरेटिव सेट हुआ और लोगों के मन में इस प्रकार की भ्रांति पैदा हो गई और लोगों को लगा कि कहीं ऐसा नहीं है कि ये लोग जो कह रहे हैं वास्तव में संविधान बदल दें। जबकि प्रधानमंत्री जी ने अपनी रैलियों में जाकर कहा भी, उन्होंने कहा कि कोई आरक्षण खत्म नहीं करेगा, कोई संविधान नहीं खत्म करेगा। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी हमारे हैं और हम सदैव उनको पूजते रहे हैं, वो हमारे लिए सदैव स्मरणीय रहे हैं, लेकिन हम लगता है हम प्रॉपर मैसेज नहीं दे पाए। बीजेपी की रिपोर्ट में अधिकारियों की मनमानी का फैक्टर सबसे ज्यादा चौंका रहा है और इसकी गूंज लखनऊ से लेकर दिल्ली तक सुनाई दी।
भूपेंद्र चौधरी ने जेपी नड्डा से महंत राजू दास और अयोध्या के डीएम वाली घटना का जिक्र किया और सीएम योगी ने राजू दास से करीब 25 मिनट तक मुलाकात कर पूरी जानकारी मांगी। सीएम योगी ने हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास से समझा कि आखिर कैसे अयोध्या में बीजेपी की हार के पीछे डीएम नीतीश कुमार की भूमिका पर वो सवाल उठा रहे हैं। अयोध्या चुनाव जिस प्रकार से डीएम ने हरवा दिया, यह आरोप मेरे डीएम के ऊपर थे। बैठक में जिस प्रकार से संत की सरकार में पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज के हम लोग सिपाही हैं, मोदी जी और योगी जी के लिए काम करते हैं और पुनः तीसरी बार मोदी जी की सरकार बनी, पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज के नेतृत्व में हम लोग काम करते हैं, जिसको लेकर बैठक चल रही थी। और उस बैठक के बीच में जिस प्रकार से डीएम का अभद्रता करना संतों का अपमान है, मैं मांग करता हूं तत्काल प्रभाव से यहां के डीएम हटाए जाए। यूपी में बीजेपी की हार की वजहों को जानने के लिए एक टीम अयोध्या गई थी, जिसमें यूपी सरकार के मंत्री सूर्य प्रताप शाही और जयवीर सिंह थे। इस बैठक में महंत राजू दास को भी बुलाया गया था। बताया जा रहा है कि महंत राजू दास से जब हार के फैक्टर पूछे गए तो उनका सवाल अयोध्या के डीएम पर था, जिसके बाद डीएम नीतीश कुमार ने आपत्ति जताई और महंत राजू दास के साथ बैठने पर इनकार कर दिया। इसी वाद विवाद में बहस हुई और अयोध्या के डीएम नीतीश कुमार मीटिंग छोड़कर चले गए। ये मामला तब और तूल पकड़ा जब महंत राजू दास की सिक्योरिटी में तैनात गनर को डीएम ने हटा दिया और उनकी हिस्ट्री का हवाला देते हुए पुराने केस गिना दिए। चूंकि अयोध्या में बीजेपी की हार पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहले से नजर बनाए हुए थे, मगर इस वाक्य ने संशय को मजबूत कर दिया और फिर बीजेपी की रिपोर्ट में अफसरशाही की मनमानी भी हार की एक वजहों में नजर आई। मुझको लगता है कि अभी भी उस मानसिकता के अधिकारी हैं जिनको मोदी जी और योगी जी अच्छे नहीं लगते हैं। दुखद था हमारी सुरक्षा हटाए जाना और प्रशासन ने हमारी सुरक्षा को हटाया है, ये दुखद है, अति निंदनीय है। सवाल ये कि बीजेपी की रिपोर्ट में अधिकारियों की मनमानी को क्यों पॉइंट आउट किया गया? क्या वाकई इस दावे में कोई दम है? तो इसके पीछे लॉजिक दिया जा रहा है कि अखिलेश यादव पुलिस महकमे में अग्निवीर जैसी स्कीम का झूठा नैरेटिव चुनाव के दौरान क्यों चला रहे थे? अखिलेश के इस हवाई दावे पर पुलिस डिपार्टमेंट ने क्यों चुप्पी साध रखी थी? ये बीजेपी वाले आ गए तो अभी तो 4 साल की फौज की नौकरी की है, इन खाकी वालों की 3 साल नौकरी होगी। 3 साल से ज्यादा नौकरी नहीं कर पाओगे। बताओ ये किसके साथ खड़े होंगे जब इन्हें पता लगेगा कि इनकी तो नौकरी केवल 3 साल की है। फौज की नौकरी कितने साल की? और अगर इनकी नौकरी इन्होंने बीजेपी वालों ने कर दी 3 साल की, तो ये क्या करेंगे जाके घर पर? अखिलेश यादव ने ऐसे नैरेटिव को हवा दी और उनकी सीट बीजेपी से ज्यादा आई। बीजेपी के हारे हुए कई प्रत्याशियों का दावा है कि प्रशासन की चुप्पी ने अखिलेश के हौसले को बढ़ाने का काम किया। आईपीएस ऑफिसर एसपी शिरोडकर की भूमिका पर इसी तरह के सवाल उठाए जा रहे हैं, जिनका फिलहाल योगी सरकार ने ट्रांसफर कर दिया। दरअसल चुनावी नामांकन के दौरान बीजेपी विधायक ने 2 इंस्पेक्टर से बदसलूकी का आरोप लगाया था, जिसकी शिकायत आईपीएस ऑफिसर एसपी शिरोडकर से की गई थी, मगर कार्रवाई नहीं हुई। उनके इस रवैये से बीजेपी विधायक और कार्यकर्ताओं ने पार्टी फोरम में नाराजगी जाहिर की थी। जाहिर है बीजेपी इन तमाम बातों की स्टडी करेगी और फिर उसी के हिसाब से 2027 के यूपी चुनाव की रणनीति बनाएगी। बहुत संभव है अगली बार कैंडिडेट से लेकर संगठन तक बीजेपी का कलेवर और तेवर बदला हुआ नजर आएगा। लखनऊ से मनीष यादव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नव भारत।